हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। आज अपन बात करने वाले हैं आयनन ऊर्जा की। इससे पहले अपन ने आवर्ती गुणधर्मों में परिरक्षण प्रभाव की बात कर चुके हैं। अपन जेड इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात कर चुके हैं अपन। इसके अलावा साइज की बातें भी अपन ने कर ली। साइज से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, साइज से चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आज इसी सीरीज में आगे अपन देखते हैं फोर्थ पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन है एनर्जी। बोले तो आयनन ऊर्जा, इसको आई से भी डिनोट किया जाता है। या इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल दिया जाता है। हालांकि ये बोलना गलत प्रचलन में है, लेकिन चल रहा है ट्रेंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आयनन ऊर्जा होती क्या है? मान लो आपके पास ये कोई परमाणु है, गैसीय, विलगित गैसीय परमाणु। विलगित का मतलब औरों से थोड़ा सेपरेट, अलग हो, मतलब अकेला सिंगल परमाणु हो। तो ये इसका मतलब तो हो गया विलगित, और गैसेज कंडीशन में वो आना चाहिए। अब क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर नाभिक आकर्षण लगा रहा है, आकर्षण बंध से बंधा हुआ है। तो इस आकर्षण बंध को तोड़कर इसको अनंतवें कोश में भेजने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वही आयनन ऊर्जा है। मतलब परमाणु से बाहर, अनंतवा कोश मतलब परमाणु से बाहर निकालना है। तो मैं कह सकता हूं ना, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा ही आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो मैं कह सकता हूं किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु दी गई ऊर्जा ही आयनन ऊर्जा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स, या ये मान लो कोई मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना मेनली टेंडेंसी मेटल्स का है, इसलिए इसका एग्जाम्पल ले लिया। ये कैसा है? गैसेज है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने को। इस दौरान जो ऊर्जा दी जाती है वो ही आपकी क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। जैसे आपको कहा जाए या क्वेश्चन के बजाय इसको यूं भी समझ सकते हैं। दो तीन थर्मोडायनेमिकली पद हैं, वो देखिए आप। जैसे मैं आपको कह दूं ये कोई मेटल सॉलिड है, इससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इस दौरान जो रिएक्शन हो रही है वो है डेल्टा आर एच, अभिक्रिया उष्मा। क्या यह अभिक्रिया उष्मा आयनन ऊर्जा के बराबर है? क्या यह अभिक्रिया उष्मा आयनन ऊर्जा के बराबर है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? आप इसको यूं समझ सकते हैं, पहले इसको किस में बदलना पड़ेगा? गैस में। तो आपको ऊर्ध्वपातन ऊर्जा यहां पर देनी पड़ेगी, पॉजिटिव मतलब देनी पड़ेगी। फिर क्या होगा? अब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो आपकी आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा हमेशा दी जाती है। फिर आगे देखें तो यहां मैं कह सकता हूं डेल्टा आर एच बराबर है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा प्लस आयनन ऊर्जा के। ये चीज आपको याद रखनी है, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ोगे। फिर आगे बात करूं मैं,
जैसे ये मेटल है, ठीक है, अब ये गैस है और मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। क्या अब अभिक्रिया ऊष्मा है वो आयनन ऊर्जा के बराबर है? क्योंकि ये बिल्कुल गैस से, लेकिन ये एक्वस में आ गया, मतलब पहले तो इसमें आयनन ऊर्जा आई है इलेक्ट्रॉन निकाल के, और फिर इसमें जब पानी मिलाए तो ये हाइड्रेशन एनर्जी आई है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पे डेल्टा आर एच क्या आएगा? आयनन माइनस हाइड्रेशन। अगर मैं पहले ही माइनस लगा देता हूं तो यहां का आंसर डेटा जब भी माइनस में दिया होगा उसका सिर्फ डेटा उठा के रखना है, और अगर इसको प्लस करते हो तो यहाँ माइनस सहित डेटा उठा के लाना है। कहने का मतलब बीजगणितीय योग होता है, मैंने बीजगणितीय योग कर दिया पहले। बात आ गई क्या समझ में? यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे मान लो गैस है और गैस में ही जा रहा है, क्या इस बार आयनन ऊर्जा बराबर है अभिक्रिया ऊष्मा के? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अणु है और वो विलगित गैस या परमाणु की बात करता है। तो सबसे पहले तो हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, बंद वियोजन ऊर्जा। हाफ क्यों बोला मैंने? क्योंकि आधा मोल है, एक मोल होता तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूरी काम में आती। अब ये इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें जाएगा, वो आपकी क्या है? आयनन ऊर्जा। ये देनी पड़ती है। तो यहां पर जो अभिक्रिया ऊष्मा है वो बराबर होगी बंद वियोजन ऊर्जा प्लस आयनन ऊर्जा की। बात आई कि नहीं है समझ में? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? देख लो आराम से एक एक चीज। फिर मैं बात करता हूं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं? पहला है साइज, आकार। तो आप याद रखिए, जो परमाणु जितना छोटा होगा उस पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का उतना ही ज्यादा होगा, तो तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूं आयनन ऊर्जा साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। बोले तो जेड इफेक्ट। तो याद रखिएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऊर्जा उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी। तीसरा, परिरक्षण प्रभाव। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, आयनन ऊर्जा और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। परिरक्षण क्या है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले पे प्रतिकर्षण लगाएंगे, प्रतिकर्षण लगाएंगे तो जेड इफेक्ट कम होगा, जेड इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो कम ऊर्जा चाहिए होगी। चौथा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीकरण अवस्था पर भी डिपेंड करता है। कैसे? आयनन ऊर्जा
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। ऐसा क्यों? पॉजिटिव जिस पर जितना ज्यादा धनावेश होगा वो आयन उतना ही छोटा होता जाएगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा भी ज्यादा देनी पड़ेगी। एनायन मतलब बड़ा है, वो बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायित्व है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व पर डिपेंड करता है। कैसे? पूर्ण रिक्त अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्ष के अपूर्ण पूरित कक्षकों से अधिक स्थायी माने जाते हैं। कारण क्या है? सममिता। इस वजह से वो ज्यादा स्थायी माने जाएंगे, स्थायी माने जाते हैं। अतः इन विन्यास, अब देखो इसकी तो बात इसलिए नहीं करेंगे, पूर्ण रिक्त है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उससे जस्ट पहले अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, अतः इन विन्यास, इन दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, इन विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी। कहने का मतलब है अर्धपूरित विन्यास S1 हो गया, इसको ये ध्यान रखना, S से एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही वो अक्रिय गैस विन्यास ग्रहण कर लेता है स्पीशीज, इसलिए इसको अर्धपूरित में शामिल नहीं करेंगे। है अर्धपूरित लेकिन शामिल नहीं करेंगे। जो लाइन बोलने वाला हूं उसके लिए P3 D5 F7 पूर्णपूरित S2 P6 D10 F14। तो इनके लिए क्या बोल सकता हूं? मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। आई होप सबके ये बात समझ में आ गई होगी। ये वाला पॉइंट थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसका अभी एग्जांपल लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, 18 हूं इसको। आई होप सबने ले लिया होगा। फिर आगे देखिएगा, जैसे ये चीज कहां मिलेगी अपने को? आपके 5th A में, और ये है आपका 6 A, मतलब ये 15वां वर्ग है और ये आपका 16वां वर्ग है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NH2NP3 और इसका NH2NP4। ये जो चीज बताने वाला हूं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लगती है।
आप वर्ग से मत देख लेना, वर्ग तो इसका है इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। इस वर्ग में कौन आता है? नाइट्रोजन। नीचे कौन है? फास्फोरस। ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब में चलेगा नीचे, ठीक है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2s2 2p3, और इसका 2s2 2p4, 3s2 3p4, और यहां पे 3s2 3p3। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है तो यहां से तो इस 3 से निकलेगा, p3 से, और यहां p4 से। तो मैंने अभी बताया ना कि अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है आंशिक पूरित या अपूरित कक्षकों से, अपूर्ण पूरित कक्षकों से। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आपको यहां पर प्रथम आयनन ऊर्जा का ऑर्डर पूछे तो इसकी ज्यादा होगी, जबकि आकार इसका छोटा है, इसकी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या आ गया? अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व। बात आ गई क्या समझ में? फिर पहला पॉइंट हो गया साइज, दूसरा जेड इफेक्ट, तीसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, चौथा ऑक्सीडेशन स्टेज, पांचवा अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व, और छठा 6 पॉइंट आता है वेदन क्षमता, पेनेट्रेशन इफेक्ट। पेनेट्रेशन है इफेक्ट, इसको पीई से डिनोट किया जाता है। पेनेट्रेशन इफेक्ट के बारे में जानते हैं क्या है? मतलब जो कक्षक नाभिक के जितना नजदीक होता है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? नाभिक के नजदीक होगा तो उस पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, यही वेदन क्षमता है। मतलब वेदन क्षमता क्रम, वेदन क्षमता क्रम, वेदन क्षमता क्रम क्या हो गया? एस पी डी, और सबसे कम आता है एफ का। रीजन क्या है इसका सबसे ज्यादा होने का? मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, ये नाभिक के सबसे नजदीक है, इसलिए इसकी वेदन क्षमता ज्यादा है। इस एग्जाम्पल से समझ लें, ये आपका सेकेंड ए ग्रुप है और ये आपका थर्ड ए, मतलब है दूसरा, और ये आपका 13वां। क्लियर? दूसरा और 13वां। यह आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और इसका NH2NP1। तो यह आ गया बेरिलियम, यह आ गया बोरॉन, यह आ गया आपका मैग्नीशियम, यह आपका आ गया, एक मिनट, मैग्नीशियम, यह आपका आ गया एल्यूमिनियम। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, बाह्यतम कोष के लिख रहा हूं। इसका तो होता है 2s2 और इसका होता है 3s2, इसका होता है 3s2 3p1 और इसका होता है 2s2 2p1। तो देखो परमाणु क्रमांक भी देख ले साथ में, क्यों उसका रीजन बता दूंगा। 12 13 5। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है S से, यहां इलेक्ट्रॉन निकालना है P से। तो वेधन क्षमता S की ज्यादा होती है, इसलिए यहां ऊर्जा ज्यादा लगेगी। जबकि साइज के हिसाब से देखें तो इनसे ये स्मॉल है, स्मॉल है, तो यहां आयनन ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो पहली आयनन ऊर्जा की बात करें यहां पे तो ये ज्यादा होगी। एक चीज का याद रखना, नोट, वेधन क्षमता व
अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी या उसको स्थायित्व का कारक परमाणु क्रमांक के इकाई अंतर तक ही लागू होता है। इसका मतलब यह है Z2 माइनस Z1 बराबर क्या होना चाहिए, 1। मतलब दो नजदीकी परमाणुओं में ही लगेगा, बाकी ये नहीं लगेगा। बाकी नहीं लगेगा इसका मतलब जैसे आपको कहा जाए बेरिलियम और कार्बन में फर्स्ट आयनन ऊर्जा बताओ, ये बोल दिया मैंने आपको। तो देखो इसका क्या होता है 2s2 और इसका क्या है 2s2 2p2। तो यहां भी p से निकलेगा, यहां भी s से निकलेगा। बात समझ रहे हो? यहां भी p से निकलेगा, यहां s से निकलेगा। लेकिन अब इसी की प्रथम आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर परमाणु क्रमांक में 2 का अंतर आ गया। मतलब भेदन क्षमता है ना, वो परमाणु क्रमांक के इकाई अंतर तक लगता है। अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व ये वाला, ये भी परमाणु क्रमांक के इकाई अंतर तक ही लगता है। अगर नाइट्रोजन और फ्लोरीन का कंपैरिजन करते तो फ्लोरीन की ही आयनन ऊर्जा ज्यादा होती। क्लियर? ये आ गया। जैसे जैसे मैं कह दूं नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तो 2s2 2p3, ये है 2s2 2p5। तो यहां पर आपको प्रथम आयनन ऊर्जा पूछे तो इसी की ही ज्यादा होगी। मतलब यहां पर ये लॉजिक नहीं लगेगा। कौन सा? अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व। यहां पे इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा हो गई, उसका कारण क्या है? पहला तो ns इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता np इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। और दूसरा ns उपकोष पूर्ण पूरित है, और आपको पता है पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है ज्यादा होता है। तो ये लॉजिक किसके लिए है? ये ऊपर जो क्रम लिखा है उसके लिए। इसके लिए बात आ गई समझ में? बिल्कुल सिंपल सी चीजें थी। क्लियर? अब अर्धपूरित कक्षकों के विन्यास का स्थायित्व है पर डिपेंड करती है चीजें। ध्यान से सुनना, अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व के विन्यास पर डिपेंड करती हैं चीजें, लेकिन ये लॉजिक फेल हो जाता है जब परमाणु और उसके संगत आयन की बात होती है। तो देखो इसको मैं यूं कह सकता हूं, नोट आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व पर निर्भर करती है, किंतु यह कारक परमाणु व उसके संगत आयन की स्थिति में लागू नहीं होता।
देखो ये क्या है, मतलब कि अपन ने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व से आयनन ऊर्जा में फ्लक्चुएशन आते हैं, राइट। लेकिन ये इन्फ्लुएंस कहां नहीं कर पाता है, परमाणु और उसके संगते आयन के पास। देखो कैसे, ये आपके पास है सोडियम और ये है सोडियम आयन, तो परमाणु और उसका संगते आयन दोनों का परमाणु क्रमांक फिक्स है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2s2 2p6 3s1, और इसका क्या हो गया 2, या यूं समझ लो 281, और इसका क्या है 28। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है इसके पास 3 कोष हैं, आकार बड़ा है, इसके पास 2 कोष है, आकार छोटा है। ये 1 इलेक्ट्रॉन कौन सा है 3s1, और ये 8 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं 2s2 2p6। तो अक्रिय गैस विन्यास है कि नहीं है इसके पास। तो उस हिसाब से अगर आयनन ऊर्जा की बात करें तो ये आपका कारक हो गया। कैसे समझे इसको, तो आप ये एक एग्जांपल से समझो। जैसे मैं बात करूं, ये है आपके पास नियोन और ये है नियोन प्लस। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2s2 2p6, और इसका क्या है 2s2 2p5। तो देखा जाए तो ये पूर्ण पूरित है और ये अपूर्ण पूरित है, तो इसका स्थायित्व ज्यादा है। तो प्रथम आयनन ऊर्जा देखी जाए, ठीक है, तो आपको यूं लगेगा इसकी ज्यादा होगी, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि ये इससे स्मॉल है, इसमें जेड इफेक्ट ज्यादा है 10 अगर जेड अपॉन ई की बात करूं तो इसका है 10/10 और इसका है 10/9, इसका ज्यादा है, जेड इफेक्ट ज्यादा है तो इसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो आयनन ऊर्जा का क्रम कौन सा होगा, ये। बात आई कि नहीं यही समझ में, क्योंकि इधर जा रहे हैं ना तो साइज डिक्रीज हो रही है और जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। आई होप सबके समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आई होप सबने ले लिया होगा, हटा रहा हूं। फिर देखो, ये आपके पास है कॉपर प्लस और ये है कॉपर प्लस, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इसका क्या होता है 3, ये इसको छोड़ो, हाँ 3d10 4s0, इसका होता है 3d9 4s0। तो देखो इन दोनों में ये पूर्ण पूरित है कि नहीं है, तो उस हिसाब से तो अगर प्रथम आयनन ऊर्जा पूछे तो ऐसे नहीं लग रहा क्या कि ये पूर्ण पूरित है, इसका स्थायित्व ज्यादा इसकी होगी, लेकिन ये बात गलत है। प्रथम आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। रीजन क्या है, इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है साइज कम हो रही है और जेड इफेक्ट बढ़ रहा है लगातार, इस वजह से आयनन ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर। और एग्जांपल लेना चाहिए तो संगत आयनों की बात हो गई, जैसे n-3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s2 2p3
और इसका है 2s2 2p6। ये इनर्ट गैस विन्यास है कि नहीं है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन बात तो वही हो गई। तो उस हिसाब से आयनन ऊर्जा का अगर पहली का ऑर्डर पूछे तो अपने को लगता है कि अक्रिय गैस विन्यास है इसका ज्यादा होगा, लेकिन ना, इधर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, जितना ज्यादा एनायन साइज उतनी ज्यादा, साइज बढ़ेगी, जेड इफेक्ट कम हो जाएगा, और जेड इफेक्ट और साइज से आपको पता चली जाएगा आयनन ऊर्जा इधर जाने पर कम होगी। तो आयनन ऊर्जा का प्रथम का ऑर्डर आएगा 6। यह आपको याद रखना है। क्लियर? अरे साफ साफ देख लो ना, जेड इफेक्ट इसका आएगा 7/7 और इसका 7/10, मतलब 0.7। ये जेड इफेक्ट नहीं है, वो रेशियो है जेड अपॉन ई का। तो ये चीज समझ में आएगी नहीं है ये आप लोगों के? क्लियर? तो जब भी परमाणु और संगत आयन की बात हो तो इस नियम को आप क्या कर दो, हमेशा के लिए हटा दो। क्लियर? फिर एक चीज और देखें, किसी एक परमाणु हेतु या किसी एक तत्व हेतु, जिसमें आयन सब की बात हो जाएगी, एक तत्व हेतु क्रमागत आयनन ऊर्जा का मान सदैव बढ़ता है। कारण साइज कम होती है और जेड इफेक्ट बढ़ जाता है, इस वजह से ऐसा होगा। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर बात करें a प्लस 2 a+3, तो यहां से यहां जाए एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां हर बार एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना इससे, तो ये आयनन ऊर्जा फर्स्ट हो गई, ये आयनन ऊर्जा सेकंड हो गई, ये आयनन ऊर्जा थर्ड। यहां पे यूं समझो, E1 क्या है, I फर्स्ट ऑफ ए की प्रथम आयनन ऊर्जा। E2 क्या है, द्वितीय आयनन ऊर्जा। क्यों? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन इसमें से तो पहला ही निकला है ना, तो इसके लिए प्रथम आयनन ऊर्जा है। या मैं ये कह सकता हूं इसको I फर्स्ट ऑफ A+, राइट। ऐसे मैं E3 की बात करूं तो E3 क्या है, तृतीय आयनन ऊर्जा हो गई इसके लिए, तो इसके लिए दूसरी होगी, इसमें से तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है ना, लेकिन प्रथम भी है ये किसके लिए, वेरी गुड, A+2 के लिए। बात आई समझ में? बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक सी चीजें हैं ये। तो यहां से मैंने आपको पहले ही बताया था क्रमागत आयनन ऊर्जा का मान सदैव बढ़ता है, E1 से बड़ा E2, E2 से बड़ा E3, राइट। इसका मतलब ये हो गया आयनन ऊर्जा प्रथम से बड़ी होगी सेकंड, सेकंड से बड़ी होगी थर्ड, थर्ड से बड़ी फोर्थ, और ये सीक्वेंस चलता जाएगा। बात आई कि नहीं आई समझ में? डन। अब जो कुछ पढ़ा उससे एक चीज समझ में आ गई, आवर्तीता। आवर्तीता कैसे? ऐसे, अगर आवर्त सारणी में अपने L2R जाते हैं तो जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है, इस वजह से साइज क्या होती है, कम होती है, और साइज कम होने का मतलब है आयनन ऊर्जा बढ़ती है। बात आ गई क्या समझ? और एक वर्ग में T2B जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, नंबर ऑफ
सेल, मतलब कोष की संख्या बढ़ती है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, साइज बढ़ती है, इस वजह से आयनन ऊर्जा लगातार कम होगी। डन। लेकिन इसमें कुछ अनियमितताएं हैं भाई। वो अनियमितताएं क्या है वो अपन अभी देखेंगे। इसको बना लो एक बार, फिर मैं उठाता हूं। आई होप सबने बना लिया होगा। अब आता है अपनी आवर्त में अनियमितताएं। आवर्त में अनियमितताएं, एक आवर्त में क्या अनियमितता हो सकती है वो देखो। मैं बात करता हूं सेकंड आवर्त की। सेकंड आवर्त में कौन आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। डन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर? तो आप यहां देखिए, वैसे तो आयनन ऊर्जा की बात करें प्रथम आयनन ऊर्जा की बात कर रहे हैं इनके लिए, ठीक है। तो इधर जा रहे हैं तो साइज कम होती है तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है। आवर्तीता तो यही कहती है कि आयनन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। तो सीक्वेंस ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन अनियमितता आ जाएगी। कहां आ जाएगी अनियमितता? एक तो यहां आ जाएगी, इसमें क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2s2 2p3 और इसका 2s2 2p4। तो अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व इनसे ज्यादा होगा और परमाणु क्रमांक में भी इकाई का ही अंतर है, तो इसकी ज्यादा हो जाएगी। कारण अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व है। दूसरा वेरिएशन कहां आएगा? यहां पर। यहां वेरिएशन क्यों आएगा इसको भी समझो आप। इसकी ज्यादा हो जाएगी, कारण 2s2 और ये है 2s2 2p1। यहां इलेक्ट्रॉन p से निकालना है, यहां इलेक्ट्रॉन s से निकालना है, तो s की वेधन क्षमता ज्यादा होती है, बताई थी ना आपको ये चीज। और यहां पे देखा जाए तो परमाणु क्रमांक में भी इकाई का ही अंतर है, तो ये इसका रीजन क्या आ गया? कारण वेधन क्षमता। तो एग्जैक्ट इसका सीक्वेंस आप देखना चाहो ना तो वो क्या होगा? लिथियम, लिथियम से ज्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम, लेकिन कार्बन से ज्यादा नहीं बन पाता है, फिर इससे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर इससे ज्यादा नाइट्रोजन, लेकिन ये फ्लोरीन से ज्यादा नहीं हो पाती है, फिर आपका नियोन। ये एकदम एग्जैक्ट डेटा हो गए, जिसमें से ये दो वेरिएशन आए हैं। एक तो ये विन्यास 8 7 देखो, ठीक है। एक वेरिएशन आ गया ये, जिसका रीजन क्या है? भेदन क्षमता 5 4। समझ गए होंगे आप, ये वेरिएशन आ गए। तो इससे एक ग्राफ बना सकते हैं आप, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। इधर तो है आयनन ऊर्जा
और इधर है परमाणु क्रमांक। तो आपको बताया जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे आयनन ऊर्जा बढ़ रही है। बस दो अनियमितताएं हैं। तो आ जाओ, ये यहां पे आ गया लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन का थोड़ा कम हो जाता है। फिर कौन आ गया आगे? कार्बन, नाइट्रोजन, फिर थोड़ा कम किसका? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये आपका नियोन। तो ये क्या क्या है? ये तो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो यहां से एक चीज देखो आप, ये लिथियम से कम नहीं आता है और बेरिलियम कार्बन से अधिक नहीं होगा। ये कार्बन से कम नहीं आएगा और ये फ्लोरीन से ज्यादा नहीं जाएगा। बात आ गई क्या समझ में? तो इसका रीजन तो क्या है? कारण है वेदन क्षमता, और इसका कारण क्या आया है? अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व है। डन। फिर आगे अपन देखना चाहें तीसरे आवर्त में, थर्ड पीरियड। कौन है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन। इनके परमाणु क्रमांक की बात करें 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो वही चीजें, इसका विन्यास देखो 3s2 और इसका 3s2 3p3 है 3p1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 3s2 3p3 और इसका देखा जाए 3s2 3p4। तो सीक्वेंस यूं चलेगा, प्रथम आयनन ऊर्जा का बढ़ते हुए, लेकिन ये इससे ज्यादा, फिर वापस बढ़ना शुरू होगा, लेकिन ये इससे ज्यादा, फिर बढ़ना शुरू होगा। बात आ गई क्या समझ में? तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। तो यहां पे सीक्वेंस में जो वेरिएशन आए, दो वेरिएशन आ गई। सीक्वेंस में वेरिएशन कितने आ गए? दो। एक वेरिएशन तो ये, इसका रीजन तो क्या आ जाएगा? कारण वेदन क्षमता, और ये वही चीज आ गई कारण अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व है। और इसके लिए एग्जैक्ट देना चाहें ऑर्डर तो आप यूं दे सकते हैं, सोडियम सोडियम से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, ये वाली चीज। फिर आपका सिलिकॉन, फिर आपका सल्फर, फास्फोरस, ये वाली चीज, फिर आपका क्लोरीन और फिर आपका आर्गन। ये एग्जैक्ट हो गया। अगर इसको इसी की तरह ग्राफ में बनाना चाहिए तो बिल्कुल सिंपल सा है, बना दो। इधर आयनन ऊर्जा बढ़ेगी और इधर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। तो देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और, तो यहां पे देख लो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। लेकिन चीज वही, एल्यूमिनियम सोडियम से कम नहीं होगा और ये उससे ज्यादा नहीं जाएगा। परमाणु क्रमांक के इकाई अंतर तक ही असर डालेंगे ये। तो इसका रीजन तो आपका क्या हो जाएगा? अर्धपूरित।
और इसका रीजन क्या हो जाएगा, भेदन क्षमता। बात आई नहीं आई समझ में? तो ये बात हो गई इसकी, क्लियर? अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो अनियमितताएं थी ये किसमें, आवर्त में। इसके अलावा 3D सीरीज में भी अनियमितता होती है। 3D सीरीज की अनियमितता कैसे होती है उसकी बात अपन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब अपन कल के असाइनमेंट की बात करते हैं। कल कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे उनकी अपन बात करेंगे, और आज का असाइनमेंट क्या रहेगा उसकी बात करेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सबने ले लिया होगा, 18 हूं मैं। हाँ, तो पहले तो वो क्वेश्चंस करते हैं जो आपको दिए गए थे। एक्सरसाइज में आ जाओ पहले। एक्सरसाइज सेकंड में 13वां 14वां सवाल आपको मिला था। निम्न में से किस आयन की अधिकतम त्रिज्या है? 13वां सवाल एक्सरसाइज का। तो एक्वस मीडियम में जो छोटा होता है मोटा हो जाता है, तो लिथियम प्लस एक्वस सबसे बड़ा हो जाएगा। 14वां सवाल, निम्न में से किसमें एन, अरे जिसकी साइज छोटी होगी और चार्ज ज्यादा होगा उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होंगे, तो बेरिलियम प्लस 2। यहां पे एन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आगे चलते हैं, स्टेज में निकालो। स्टेज फर्स्ट का 13वां सवाल। तो ये बड़ा आसान है। वर्ग में परमाणु त्रिज्या कैसे बदलती है? वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों? कोस बढ़ते हैं। इसकी विभिन्नताओं की व्याख्या कैसे करेंगे? तो लेंथेनोइड संकुचन, एक्टेनोइड संकुचन और संक्रमण संकुचन के कारण विभिन्नताएं आते हैं। पढ़ चुके हैं अपन डिस्क्रिप्शन इसका। फिर आ जाओ स्टेज सेकंड के भागे में। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है सोडियम प्लस Mg+2 व Al+3 एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहा है। एक मिनट, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, जलयोजन की बात कर रहा है, हाइड्रेशन नॉट हाइड्रेशन एनर्जी की। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही हाइड्रेशन बढ़ेगा। पहले सवाल का जवाब। दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी का भी यही आ गया। तीसरा सवाल आपको बोल रहा है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, तो जो जितना छोटा होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में उतना ही बड़ा होगा। ये बात हो गई। फिर उसके बाद में अगला बोल रहा है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी एक्वस मीडियम इसमें बोला है कि देखिए सिर्फ इसी की बात की है नॉर्मली की, इसके अंदर है, एक्वस मीडियम की बात नहीं की है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिया हो तो आपको कौन सा मीडियम मानना है? एक्वस मीडियम। तो आयनिक मोबिलिटी ये हो जाएगी। क्लियर? हाइड्रेटेड फॉर्म में ये सबसे छोटा है तो आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई, फोर्थ। फिर आपका आता है फिफ्थ, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल बिल्कुल इसका ज्यादा होगा। फिर इसके बाद में अपनी बात आ जाती है किसकी?
साइज ऑफ आयन, सिर्फ आयन्स की, हाइड्रेटेड फॉर्म की नहीं, तो आयन की साइज ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज इसी में भाग बी में, भाग बी के अंदर अपना क्वेश्चन नंबर है 16वां। भाग बी का क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। 3 आयनों की जालक त्रिज्याएं क्रमशः 100 पिकोमीटर, 81 पिकोमीटर, 95। यदि सभी तीनों आयन समान संख्या में प्रोटॉन रखते हैं तो सही कथन का चुनाव कीजिए। तो देखो समान संख्या में प्रोटॉन हो तो जरूरी नहीं कि, एक मिनट, 3 आयन है, ये आयनों में समान संख्या में प्रोटॉन हो, समझ रहे हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो इक्वल हो ही नहीं सकते, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सभी तीनों आयन समान आवेशित है, नहीं, आवेशित भी समान नहीं हो सकते क्योंकि प्रोटॉन सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 100% वहां वेरी किया है, आयन है तीनों। सभी तीनों आयन विभिन्न आवेश रखते हैं लेकिन धातु समान रखते हैं। सभी तीनों आयन विभिन्न आवेश रखते हैं, हाँ आवेश विभिन्न रखेंगे। जैसे मान लो मैं बात कर दूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +3, तो धातु सेम है, प्रोटॉन देखो सब में सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। कैसे? 13, 12, 11, 10, समझ गए ना? ऐसे तीनों पर आवेश सेम है नहीं, तो सिर्फ थर्ड वाला सही होगा यहां, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। फिर आता है आपकी स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड से आगे कोई सवाल देखते हैं अभी। बिल्कुल सवाल थे, स्टेशन सोमाकर इक्वेशन पे सवाल था। तो आप इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 12। स्टेज सेकंड भाग ए में CX की बंद लंबाई देखनी है, तो CX की बंद लंबाई तो ऐसे करना, DCX की बंद लंबाई, कार्बन की बॉन्ड लेंथ दी है, उसमें 2 का भाग 2 जोड़ दो, इसमें XX की बॉन्ड लेंथ दी है, इसमें 2 का भाग 2 जोड़ दो, -0.09। विद्युत ऋणताओं का अंतर कितना है इसमें? 1 का। इसको सॉल्व कर देना, आपका 1.28 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, फोर्थ आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में भी यही फॉर्मूला लग जाएगा। DAB की बंद लंबाई आपको निकालनी है, जिसमें एक ही संयोजक त्रिज्या 0.9 है, डायरेक्ट त्रिज्या ही दे दी। अच्छा अच्छा अच्छा, DAB फॉर्मूला लगाओ, RA + RB / 0.09 डेल्टा। डन। अब कह रहा है एक ही संयोजक त्रिज्या 0.9 एंगस्ट्रॉम है, बंद लंबाई इसकी 1.46 एंगस्ट्रॉम है, RB आपको ज्ञात करना है, और विद्युत ऋणताओं का अंतर कितना है? 0.09 × 1, तो RB निकाल लेना पक्षांतरण करके, तो ये लगभग आ जाएगा 0.65 एंगस्ट्रॉम। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेज फोर्थ में आ जाओ, भाग ए, क्वेश्चन नंबर 10। लेंथेनॉइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? तो लेंथेनॉइड संकुचन का फर्क क्या पड़ता है? जर्कोनियम और हाफसेनियम की साइज लगभग सेम हो जाती है,
कितनी सेम हो जाती है कि इनकी प्रॉपर्टी भी लगभग सिमिलर है, इसलिए इन्हें ट्विन्स एलिमेंट कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन 5 भी दिया गया, 5वां देख लो। अच्छा ये 5वां ही था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित आयनों के समूह में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को प्रस्तुत करता है? तो आपका देखो सेकंड वाला करेगा। पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम +2 और स्कैंडियम +3, इन सब के पास 18 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस क्षार धातु के जलीय विलयन में आयनिक गतिशीलता अधिक होगी? तो जो बड़ा होता है जलीय विलयन में वो छोटा हो जाता है, तो इसकी गतिशीलता ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 10। लेंथन और संकुचन 4f इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश से अपूर्ण परिरक्षण। 4f डिफ्यूज है तो उसका परिरक्षण कम लगता है, तो फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15। आयनिक त्रिज्याओं का सही क्रम बताना है। तो आपको पता है क्या क्या दिया है, पहले सेट कर लो। एक तो सोडियम दिया है, लिथियम प्लस दिया है, बेरिलियम +2 दिया है, मैग्नीशियम +2 दिया है। तो इसका सही क्रम होगा, सब घटता हुआ है ना, तो सबसे बड़ा तो सोडियम, इससे लिथियम, इससे मैग्नीशियम +2 और इससे कम बेरिलियम +2। ये का ये सीक्वेंस मेरा लिखवाया हुआ भी है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सही अनुक्रम जो तत्वों के आयनिक त्रिज्या के घटते हुए क्रम को प्रदर्शित करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है तो फोर्थ वाला आ जाएगा, O-2 F Na+, ये का ये मेरा करवाया हुआ है Mg+2 Al+3, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लॉजिक से। फिर N-3 O-2 और F- की त्रिज्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे बड़ा ये, फिर ये, तो उसी अनुसार डेटा सेट कर दो। इसकी 1.71 हो जाएगी, इससे छोटे वाला डेटा इसका हो जाएगा और सबसे छोटे वाला डेटा इसका हो जाएगा। फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। परमाणु त्रिज्याओं के लिए सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 31। तो यूरोपियम सबसे बड़ा हो जाएगा, इससे कम सीरियम होगा। परमाणु त्रिज्या का क्रम, 1 मिनट क्वेश्चन का देखते हैं, इसमें शायद करेक्शन है। यूरोपियम, सीरियम, अच्छा होलेनियम, बिल्कुल ये इससे छोटा होगा। और सबसे कम कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन। ये ध्यान रखना, ये एक एक्सेप्शन आ गया भाई। क्लियर? फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर है 34। आयनों का सम इलेक्ट्रॉनिक सेट कौन सा है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो? तो फोर्थ वाला है सम इलेक्ट्रॉनिक। N-3 O-2 F- Na+, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 38 के पास आ जाओ। वह युग्म जिसकी परमाणु त्रिज्या लगभग समान है, तो मोलिब्डेनम और टंगस्टन की लगभग समान है। बात आ गई क्या समझ? अरे नीचे जाएंगे ना, इसके नीचे ही तो आता है ना, लेंथेनोइड कंट्रक्शन की वजह से इन दोनों की त्रिज्या लगभग समान होगी, बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 45। 45 के क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित तत्व की परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो इनमें से सबसे स्मॉल तो आपका निकल जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन से बड़ा निकल जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बड़ा निकल जाएगा कार्बन। कार्बन से बड़ा निकल जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन से बड़ा कौन निकल जाएगा? ब्रोमीन। तो सीक्वेंस क्या आ गया? C, B, A, D और E। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट है शायद, मे बी फर्स्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर है भाग बी में, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। निम्नलिखित समूह 13 के तत्वों की बढ़ती हुई परमाणु त्रिज्या, तो ये मेरा करवाया हुआ है। सेकंड आंसर आएगा गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडेनियम और थैलियम। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में आता है स्टेज 5, क्वेश्चन नंबर 1। आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटती है,
लेकिन हैलोजन के बाद परमाणु त्रिज्या में अचानक से वृद्धि होती है, लेकिन अक्रिय गैसों की त्रिज्या संबंधित आवर्त में अधिक होती है। इस वृद्धि की व्याख्या करता है। तो अक्रिय गैसों के लिए वान डेर वाल त्रिज्या मेजर की जाती है, कोई लॉजिक ही नहीं है, सिंपल सी चीज है। फिर नेक्स्ट आपका असाइनमेंट रहेगा कल के लिए, या यूं समझे आज के लिए, आज आपको करना है स्टेज फर्स्ट भाग ए। क्वेश्चन नंबर है 14वां, 15वां और 16वां, 18वां। भाग बी से 22, 23, 24, 25। स्टेज सेकंड भाग ए से पहला और 5वां। भाग बी से 7वां। स्टेज थर्ड भाग ए, क्वेश्चन नंबर 10। भाग बी, क्वेश्चन नंबर 25, 27, स्टेज फोर्थ भाग ए, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 43। यह आपका असाइनमेंट रहेगा आज का। क्लियर? बाकी आगे की बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।